हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है, और वो भी केवल वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ओके, सो आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं, और चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 2023 का बोर्ड एग्जाम जो आपको 1 मार्च को देना है, उसकी तैयारी आज हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम यहां पर देखने वाले हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, नो प्रॉब्लम, हम इनको एक एक करके उठा करके समझाते हुए चलेंगे। डेरिवेशंस को डेरिवेशन करवाएंगे आपको, साथ ही में डेफिनेशंस भी आपको क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। मेरी देखो जबान लड़खड़ा रही है, कारण क्या है? क्योंकि समय आज बहुत हो चुका है। मैं 9 बजे यहां पर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, बिकॉज दिन में मैं थोड़ा बिजी था, और डेली मैं रात को ही वीडियो शूट करता हूं। नो प्रॉब्लम, बस आप लोगों के लिए मैं यहां पर आकर के डेली वीडियो शूट करता हूं, आप लोगों को पहुंचाता रहता हूं, और आप पढ़ाई करते रहते हैं, हमें प्यार बरसाते रहते हैं, बस इसीलिए मैं यहां पर आता रहता हूं। तो एक काम जरूर करिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम में अगर आप हमारी ये सारी क्लासेस देखते रहेंगे। अभी हम सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, और लास्ट में हम आपको एक कुछ 20-30 क्वेश्चंस देंगे जो आप अगर तैयार कर लेंगे तो केवल उन क्वेश्चंस से भी आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पहले हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे सारी चीजें। तो आज हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत धारा, फिर अपवाह वेग, धारा घनत्व, गतिशीलता, ओम का नियम, ओमीय और अनओमीय परिपथ क्या होते हैं, किरचॉफ का नियम, वेट स्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबको एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। भैया शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में मैं यार 3 मार्च चिल्ला रहा था बार बार कि बोर्ड एग्जाम आपका 3 मार्च को है। भैया यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है ना आपका फिजिक्स का, ठीक है, वो है 1 मार्च को। हमारे जो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने मुझे बताया, मैं 2 वीडियो में शायद मैं 3 मार्च बोल रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था। नो प्रॉब्लम, उसके लिए सॉरी। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूं वैद्युत धारा। ओके, सो वैद्युत धारा क्या है? मेन ज्यादा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये तो आपका बेसिक है इस चैप्टर का, इसलिए इसको पढ़ना तो हल्की सी जरूरी बात है। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले वैद्युत धारा के बारे में। आखिर वैद्युत धारा क्या होती है? सब लोगों को पता है, मुझे पता है, आप सब लोग जानते हैं वैद्युत धारा भाई क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आवेश की गतिशील अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आप जो भी कह सकते हैं वो कहिएगा। वैद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर ही होती है जिसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को इंडिकेट कैसे करते हैं भैया? आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर में बेसिक फार्मूला इसका जो होता है Q/T। एक बात याद रखिए यार, बटे में जहां पर T आ जाए ना, समझ लेना वो दर है। किसकी दर है? जो ऊपर होगा आवेश है तो आवेश की दर है। आवेश क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है, यहां से वहां तक जाता है तो मतलब आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश के प्रवाह की दर हो गई। बटे में अगर T है, समझ लेना वो दर होती है, चाहे जिसकी हो, जिसकी क्या, जो ऊपर होगा उसकी दर होती है। ठीक है, सो I बराबर में Q/T, यहां पर है आवेश के प्रवाह की दर, क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। इसका अगर हम मात्रक देखें तो मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक होता है भाई कूलाम, ठीक है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड इसका हम मात्रक कह सकते हैं, या फिर इसी को हम भाई एम्पियर, बाबा एम्पियर के नाम से इसका नाम दिया गया, एम्पियर। ठीक है, तो I बराबर Q/T मात्रक है कूलाम पर सेकंड, या फिर एम्पियर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ये आपको ऑलरेडी याद ही होगा, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। ठीक है, चलो वैद्युत धारा कोई ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल वही क्वेश्चंस लेंगे, मैंने बताया पहले आपसे, जो आपके लिए जरूरत
जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं फालतू की बातें ज्यादा नहीं करने वाला, फालतू के टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वही टॉपिक्स जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन ये टॉपिक वैद्युत धारा की परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तो जान है यार इस चैप्टर की, तो इसलिए मैंने इसका फार्मूला और इसकी परिभाषा के बारे में बता दिया है। आप लोगों को पता होगा भैया, जो भी आपको परिभाषा लिखनी हो, याद रखिएगा, जो भी आपको परिभाषा नहीं याद है लिखनी है तो भैया लिख लेना, मैं बोलता चलो जाऊंगा। और अगर आप लिखी लिखाई पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। भैया टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर जाइए, आर्या_, ये इंस्टाग्राम के लिए आर्या_सर। जब आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, सर्च करेंगे, मेरा अकाउंट मिलेगा, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लो। भैया बहुत कम फॉलोवर है तो फॉलो कर लो, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात भी करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछना है वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, ठीक है। और हाँ, और टेलीग्राम की मैं बात कर रहा था, तो टेलीग्राम पर जाना है अगर तो आर्या कोचिंग आपको सर्च करना है, और जैसे ही आप आर्या कोचिंग सर्च करते हैं वहां पर हमारा एक चैनल मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे उस चैनल को, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया मैंने वैद्युत धारा के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, बस इतना ही हमें जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमने लिया है अपवाह वेग। भैया अपवाह वेग यार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अपवाह वेग, भैया यार अपवाह वेग को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग यार होता क्या है ये, इसको जरा समझिए, सुनना इसको ध्यान से। मान लिया कोई चालक है, चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। भैया चालक है और वैद्युत धारा प्रवाहित ही होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मतलब अगर कोई चालक है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, होते कहां पर हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से तो बंधा नहीं होता है, तो नाभिक के भीतर होगा नहीं, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाएगा नहीं, कहने का मतलब ये है। और जब नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा तो फिर कहां जाएगा, तो भाई वो क्या करता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनियमित गति करते रहते हैं, कहीं इधर जा रहे हैं तो कहीं इधर जा रहे हैं। यहां पर कोई धनायन मिल गया, उससे टकराया तो इधर आया, यहां पर टकरा गया किसी आयन से तो ये इधर आ गया। मतलब कहीं इधर उधर तिरछी फिरछी, मतलब इधर उधर यार गति करते रहते हैं, ठीक है। और इनकी ये स्पीड बहुत खतरनाक होती है, जिस वेग से ये इधर उधर अनियमित गति करते हैं, ये स्पीड इनकी बहुत होती है। और इस स्पीड को या इस वेग को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वेग। क्या बोलते हैं भाई, ऊष्मीय वेग, ठीक है। ऊष्मीय वेग बहुत खतरनाक वेग होता है, लगभग कहा जाता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10⁵ मीटर पर सेकंड। अगर आप किलोमीटर में बदलोगे तो तब भी 100 किलोमीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर एक सेकंड में, इतनी स्पीड से ये अनियमित गति से ये गति कर रहे होते हैं। उस पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अभी अनियमित गति कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, मतलब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, जैसे ही इस चालक को बैटरी से जोड़ा जाएगा तो बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां पर जुड़ेगा, तो इधर प्लस बनेगा और यहां माइनस बनेगा। प्लस माइनस के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। इस चालक के भीतर हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र बन गया। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। वैद्युत क्षेत्र का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों या किसी भी आवेश पर बल लगाना। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश ही है, तो इस पर बल लगेगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन इधर साइड में जा रहा था या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इधर साइड में जा रहा था, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यार इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की दिशा में जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने विभवांतर स्थापित किया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र बना, वैद्युत क्षेत्र ने क्या किया, इन पर बल लगाना शुरू किया, और बल लगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉनों पर बल इस दिशा में लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में बल लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो भी इधर चलना शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था वो भी
इधर चलना शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो भी इधर चलना शुरू हो जाएगा। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो अभी अनियमित गति कर रहे थे, ऊष्मीय वेग से चल रहे थे, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। और इस स्थिति में जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं उस वेग को हम अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। याद रखना, जब तक बैटरी नहीं जोड़ी गई थी तब तक इलेक्ट्रॉनों का जो वेग था वो था ऊष्मीय वेग, और जब बैटरी लगा दी गई, विभवांतर स्थापित कर दिया गया, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करते हैं। अभी तक अनियमित गति कर रहे थे, अब एक निश्चित दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। अब ये वेग जो अनुगमन वेग होता है वो बड़ा वेग नहीं होता है जैसे 100 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं, बहुत छोटा वेग होता है। ठीक है, तो नियत सूक्ष्म वेग से एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करते हैं। इस सूक्ष्म वेग को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपवाह वेग कहते हैं। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं ध्यान से समझ करके बात करिएगा भैया, समझने का प्रयास करिएगा, रटने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि मुझे रट्टाफिकेशन पसंद नहीं है और आपको भी नहीं पसंद होना चाहिए। आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कहानी खत्म। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, अपवाह वेग क्या परिभाषा है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म। ठीक है, और अपवाह वेग को व्यक्त काहे से किया जाता है, तो वेग को v से व्यक्त किया जाता है और नीचे सफिक्स में लगा देते हैं d मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ओके, सो vd से व्यक्त करते हैं। अब vd का फार्मूला क्या है भाई, vd का फार्मूला कैसे बना उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि वो आता ही नहीं है। हम vd का फार्मूला आपको डायरेक्टली बताते हैं जो आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। अपवाह वेग का फार्मूला है vd बराबर में होता है ev/ml इंटू में टाउ। ओके, ये होता है अपवाह वेग का सूत्र, vd बराबर में ev/ml इंटू टाउ। ev/ml, यहां पर e है इलेक्ट्रॉन का आवेश, v है इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर v, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, और टाउ है किन्हीं दो टक्करों के बीच में लगा समय जिसे श्रांत काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ओके, सो ये बात आप याद रखिएगा। अपवाह वेग क्या है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। और भैया इसको vd से व्यक्त करते हैं। vd बराबर में क्या होता है, फार्मूला है ev/ml इंटू में टाउ। ओके, याद रखिएगा। और भाई अगर ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं तो क्या अब हम आगे बढ़े। ओके, बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक चीज देखनी है भैया, वैद्युत धारा और अपवाह वेग। अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई, ये समझ लो। क्या वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में रिलेशन क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी। ये फार्मूला याद रखिएगा भैया, vd बराबर में क्या होता है, ev/ml इंटू टाउ। और ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध। क्या अपवाह वेग, मैंने बोला अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध। यार कुछ नहीं है, हलवा है। अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध का जो सूत्र होता है वो तो याद ही होना चाहिए आपको। क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको मैं ज्यादा विस्तार में लेके नहीं जाने वाला हूं, जो आपको, क्योंकि अब वो समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं केवल और केवल ये बताने वाला हूं आपको दिमाग में उस समय कहां से और कैसे लाना है उस क्वेश्चन को, उस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला जो होता है भैया I बराबर NEAVD। ओके, ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, अपवाह वेग vd और वैद्युत धारा I के बीच में संबंध का फार्मूला ये होता है I बराबर NEA
VD। ओके, अब इस डेरिवेशन को आपको करना है, कैसे करना है, बस आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, माना कोई चालक है जिसके ये n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो जिसके एकांक आयतन में उपस्थित इन सबको परिभाषित कर देना है, इन सबको परिभाषित कर देना है। माना कोई चालक है, मैं लिख देता हूं पूरा, माना कोई चालक है जिनके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, तथा और क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A है, तथा इसको VD क्या है, अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD है। तब क्या लिखना है आपको, तब लिखना है 1 सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश। तब चालक से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश Q बराबर, यह आवेश कितना होगा, NeAVD। अरे यार ये लिख देना पूरा। ठीक है, अभी आवेश धारा की बात नहीं कर रहा हूं, 1 सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश NeAVD होगा। तब t सेकंड में गुजरने वाला आवेश Q बराबर क्या होगा, NeAVD, ये 1 सेकंड में गुजरने वाला है, गुणे में t कर तो t सेकंड में गुजरने वाला हो गया। तब लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर में होता है Q अपान T। I बराबर Q की जगह पर लिख लो NeAVD इंटू में T और अपान में T से T खत्म, I बराबर NeAVD और काम खत्म। भैया दिखा दिया हमने, कुछ नहीं है, बस हलवा है, थोड़ा सा लिख देना है और लिखोगे कहां से, क्या बना के लिखना है, बस आपको ये फार्मूला, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कहां से फार्मूला आया, हमें यार बोर्ड एग्जाम में क्या करना है एग्जैक्ट हमें ये पता है, अगर तो आप बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोई चालक जिसमें प्रति एकांक आयतन, सबसे n को मतलब डिफाइन कर रहे हैं, n क्या है, जिसके एक चालक है जिसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या A है, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A है, ठीक है, ये n है, और चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग VD है। तब क्या मैंने बोला, 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश NeAVD होगा। ठीक है, तब t सेकंड में गुजरने वाला आवेश NeAVD इंटू T होगा, और तब चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T होता है। भैया NeAVD Q की जगह पर रख दिया और T काट दिया, NeAVD, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हलवा है, बस आपको कुछ ना कुछ याद होना चाहिए। भाई इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तुरंत ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, अगली चीज हम लोग जानते हैं। ओके चलो मिटा दें, क्या मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। भैया ये फार्मूला याद रखना, मैंने अभी आपको बताया है अपवाह वेग का फार्मूला क्या था, VD बराबर EV अपान ML इंटू टाउ। ओके, और ये अभी मैंने बताया धारा और अपवाह वेग में संबंध I बराबर NeAVD। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने भाई, याद रखने। ठीक है, चलो नंबर 3 आपको पढ़ना है धारा घनत्व। क्या पढ़ना है भाई, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, अब जरा समझना। जैसे मान लिया एक चालक है, चालक तार है, अरे छोटा इतना मोटा तार मैंने दिखा दिया, दिखाने के लिए यार, दिखाने के लिए क्या है, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं।
मान लिया इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है 8 मीटर स्क्वायर या 5 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, 5 मीटर स्क्वायर एग्जाम्पल ले लिया, इतना होगा नहीं, ओके 5 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो धारा बह रही है मान लिया 10 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी 10 एम्पियर की धारा बह रही है भैया। 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से ये होता है परिच्छेद क्षेत्रफल, ये वाला, तो 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा कितनी है 10 एम्पियर। क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं 5 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा 10 एम्पियर है तो उसके 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? केवल एक, ये 5 मीटर स्क्वायर है, मैंने 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा पूछी कि 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा कितनी होगी, तो भाई क्या आप बता सकते हो? सिंपल बात है 2। 5 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा कितनी है 10, तो 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा कितनी होगी 2। कैसे पता चला? मैंने 10 को 5 से भाग कर दिया, 10 को आपने 5 से भाग कर दिया तो 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा आ गई 2 मीटर से, तो 2 दूनी 4, 3 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा 2 या 6, और ऐसे ही 5 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा 10 एम्पियर। बात क्लियर है ना? तो एक के हिस्से में 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा है ना, इसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। 1 मीटर स्क्वायर ये क्या है? क्षेत्रफल है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब हम एकांक कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है ना, बस उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। अरे भाई 5 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर जो होगा वो हमारा धारा घनत्व नहीं होगा। क्योंकि ये 5 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली है। मैंने बोला 1 मीटर स्क्वायर से जितनी धारा गुजर रही होगी वो धारा घनत्व होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर ना कह करके हम एकांक क्षेत्रफल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? धारा घनत्व कहेंगे। और जिससे जे से व्यक्त करेंगे। काहे से व्यक्त करते हैं? जे फॉर जयकाल, जे से व्यक्त करते हैं भैया, जे से व्यक्त करते हैं। और जे कैसे निकाला हमने? देखो ये अभी हमने 2 कैसे निकाला? इसकी धारा को मैंने उसके क्षेत्रफल से भाग किया है। धारा को मतलब आई को किससे भाग किया? क्षेत्रफल से, ए से। तो I अपान ए को ही तो धारा घनत्व कह रहे हैं। धारा घनत्व मतलब J, तो J बराबर I अपान ए। इसका बेसिक फार्मूला है भैया, बेसिक फार्मूला J। धारा घनत्व क्या है? एकांक क्षेत्रफल से। किसके एकांक क्षेत्रफल से? किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत या अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और जिसे J से व्यक्त करते हैं, J बराबर I अपान ए। परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे? किसी चालक के प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे J से व्यक्त करते हैं। J बराबर I अपान ए। मात्रक पूछे तो धारा का एम्पियर और धारा का एम्पियर और ए मतलब क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर। सो मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हलवा है, आराम से कर लेंगे। एक बात भाई सुन ले, एक बात और सुन ले। क्या? J और अपवाह वेग में संबंध पूछ दिया जाए, मतलब धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। अपवाह वेग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस चैप्टर में अपवाह वेग जान है, समझ लेना, ठीक है। धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध अगर पूछ दे आपसे तो क्या करना है? कुछ नहीं, आपको अभी जो मैंने बताया था एक फार्मूला I बराबर NEAVD। क्या याद है? कह दो हाँ याद है, कह दो हाँ याद है, कह दो हाँ याद है, याद है ना? I बराबर NEAVD, बस उठा करके यहां पर रख देना। तो J बराबर में NEAVD और अपान में A। भैया A से A खत्म, तो भैया क्या बनेगा बताइए जरा? J बराबर में NEVD। J बराबर NEVD। ये होता है धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच में संबंध। नो प्रॉब्लम, हलवा है, हर चीज हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो, दांतों की जरूरत नहीं है। भैया स्क्रीनशॉट इसमें क्या लोगे यार? मैंने परिभाषा बोली, लिख लेना, या फिर भैया टेलीग्राम चैनल, या फिर यार हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भैया, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के यार ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, हर चीज मिलेगी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहां पर भी हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, चौथा पार्ट जो है आपका गतिशीलता। जल्दी बढ़ते हैं यार, अभी बड़े टॉपिक्स हैं आगे।
गतिशीलता। गतिशीलता भैया, गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता को नॉर्मली मैं बता दूं यार, म्यू से व्यक्त किया जाता है। काहे से? म्यू से। और फार्मूला अगर आप याद रखेंगे, परिभाषा उसी से बन जाएगी भैया। गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू बराबर में होता है VD अपान E। म्यू बराबर में होता है VD अपान E। यहां पर VD है अपवाह वेग, अनुगमन वेग, आप समझ गए होंगे। E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है उसी को हम गतिशीलता कहते हैं। डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है परिभाषा बना करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे भैया? किसी चालक में किसी आवेश के अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं? उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। बात खत्म। या फिर दूसरी तरीके से लिखे तो बटे में ई है, मतलब एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल में आवेश द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को ही उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र, ये एकांक वैद्युत क्षेत्र है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र को एकांक कर दिया जाए तो बचेगा आपके पास तो VD ही। इसका मतलब है म्यू और VD बराबर हो जाएगा अगर E एकांक हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। परिभाषा खत्म, बस इतना ही जरूरत है, फालतू की बात करनी नहीं है। गतिशीलता का टॉपिक खत्म। और भैया हिसाब से, अपने हिसाब से, इतने हिसाब से लिख लेना, समझ लेना। आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। गतिशीलता के बाद में है क्वेश्चन नंबर, अगला टॉपिक है ओम का नियम। अब जरा समझिएगा ओम के नियम से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती है। यार ओम का नियम डायरेक्टली तो कभी पूछे ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, मैं अभी समझाऊंगा और अच्छे विस्तार से। सबसे पहले ओम के नियम की बात करते हैं भैया। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या कहता है जरा समझना। ओम का नियम कहता है कि अगर कोई चालक है, ठीक है, और इस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करेंगे आप, ठीक है, विभवांतर स्थापित करेंगे V। अगर चालक में V विभवांतर स्थापित किया है तो चालक में धारा तो बहेगी ही। मान लिया इसमें धारा बह रही है I, ठीक है, I धारा बह रही है। तो ओम का नियम यह कहता है कि चालक में बहने वाली धारा, जो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है V और इसमें जो बहने वाली धारा है I, इन दोनों का अनुपात जो है ना वो हमेशा और हमेशा नियत रहता है या फिर एक नियतांक होता है। क्या समझे? ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है या फिर नियत होता है। यार नियतांक या नियत होने का मतलब क्या है? कि वो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। नियतांक होने का मतलब वो बदलेगा नहीं, उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। लेकिन ये तभी होता है, जरा समझते हैं। अभी हम और डिटेल में बताएंगे, आपको परेशान ना होना यार। तुम सोचो यार सर कुछ गलत बता रहे हैं, भाई गलत नहीं, अभी मैं बता दूंगा, सारी बातें बता दूंगा। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल ले लिया यार, मान लिया विभवांतर था 10 वोल्ट, ओके, धारा थी मान लिया 2 एम्पियर, ठीक है। तो जरा बताओगे विभवांतर और धारा का अनुपात कितना है? विभवांतर और धारा का अनुपात निकालो, 10 और 2 का अनुपात होगा 5, काट देंगे 5 बचेगा। ओके, अगेन अब की बार मान लिया कि विभवांतर है 20 वोल्ट। जैसे ही विभवांतर 20 वोल्ट करेंगे धारा 4 एम्पियर हो जाएगी। अब 20 और 4 का अनुपात बताओ कितना? 5। अच्छा एक बात बताओ, क्या यार विभवांतर बढ़ा? पहले 10 था, अब कितना हो गया? 20। विभवांतर बढ़ा है। क्या धारा बढ़ी? पहले 2 एम्पियर थी, बाद में 4 एम्पियर हो गई, धारा भी बढ़ी है। क्या इनका अनुपात बढ़ा या घटा? नहीं। विभवांतर बढ़ गया, धारा बढ़ गई, लेकिन उनका अनुपात नहीं बढ़ा। अनुपात नियत है, अनुपात नहीं बदला। इसीलिए ओम ने कहा कि भैया विभवांतर और धारा तो बदल सकते हैं, ये नहीं कह सकते धारा नियत रहेगी या विभवांतर नियत रहेगा।
उन्होंने ये कहा कि धारा, विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो नियत रहेगा। विभवांतर तो बढ़ सकता है, धारा भी बढ़ सकती है, लेकिन उनका अनुपात क्या है, नियत है। बात समझ रहे? ओम के नियम में यही बताया गया है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है या फिर एक नियतांक होता है। लेकिन अब कंडीशन यहां पर दी है, लेकिन यह तभी तक संभव है, तभी तक यह सत्य रहेगा जब तक चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब भौतिक अवस्थाएं क्या है? इसकी लंबाई ना बढ़ाई जाए, इसकी मोटाई ना बढ़ाई जाए चालक की, उसका ताप ना बढ़ाया जाए, उस पर दाब ना बढ़ाया जाए। तो अगर चालक में ना तो लंबाई बढ़ेगी, ना चौड़ाई बढ़ेगी, ना ताप बढ़ेगा, ना दाब बढ़ेगा, अगर ये सारी चीजें नहीं बढ़ती हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, हम कह सकते हैं इसमें कोई भौतिक परिवर्तन ना करें चालक में, तो ये बात सच रहेगी या सत्य होगी कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहेगा। लेकिन तभी तक जब तक कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। और अगर भौतिक परिवर्तन हो गया, लंबाई बढ़ा दी आपने, चौड़ाई बढ़ा दी, कुछ भी कर दिया, तब भैया ये फॉलो नहीं होगा, तब भी अनुपात नियत रहे, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ओम का नियम कहता है कि जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तब तक किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात V और I का अनुपात नियतांक होता है। ये ओम के नियम की व्याख्या है, ये ओम का नियम कहता है। ओके, V/I बराबर नियतांक, इसी इक्वेशन को हम ओम का नियम कह रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन क्या आता है आपके बोर्ड एग्जाम में? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ये कहते हैं भैया अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करिए, ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। किसके आधार पर? अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर या अपवाह वेग के आधार पर। तो भैया क्वेश्चन है आपका अपवाह वेग या अनुगमन वेग, कुछ भी बोलते, ठीक है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का सत्यापन। भैया हर चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बिठा लेना। जब भी ये क्वेश्चन आपको दे दे तो आप 2 इक्वेशंस पीछे से उठाइए जो आपको पता है, कुछ नहीं, हलवा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या है भाई? मैंने बताया 2 इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। कौन के? हम लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं भाई? नंबर 1 क्या जानते हैं? हम जानते हैं अपवाह वेग। क्या? अपवाह वेग Vd बराबर में सूत्र था हमारे पास EV/ml इंटू में टाउ। ये हमारे पास फॉर्मूला था Vd का, इक्वेशन 1 मान देंगे यहां पे। ओके, दूसरी चीज हम क्या जानते हैं? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का जो एक फार्मूला हम लोगों ने देखा, I बराबर NEAVD, अपवाह वेग वाला है, अभी हम लोगों ने देखा था I बराबर NEAVD, बस ये। अब ये समीकरण जो है यहां पर Vd है, Vd की जगह पर ये वाला वैल्यू उठा करके रख दो Vd का, तो इसलिए I बराबर में NEA, Vd की जगह पर भैया ये रख देंगे Vd का वैल्यू EV/ml इंटू में टाउ। जरा समझो, ध्यान से समझो भाई। I, ये जो V है ना, V को उठा करके नीचे लाओ। क्यों? क्योंकि हमें V/I चाहिए यार। ओम का नियम लाना है तो I और V का तो खेल ही है ओम के नियम में, तो I और V अलग कर लिया, I इधर था, V इधर कर लिया बटे में। उधर ऊपर क्या बचेगा? ध्यान से, N है, E 2 हो जाएंगे, E² A है और टाउ है, तो ऊपर उधर क्या बचा? NE² A टाउ, यही बचा। अपान में क्या बचा? ML। बस इनको जरा पलट लो यार, V/I कर, दिख रहा है यहां तक? ना दिख रहा हो समझ लेना, आवाज सुनना। V/I बराबर में ML ऊपर, अपान में NE² A टाउ, ठीक है। V/I बराबर ML अपान NE² A टाउ। अब जरा समझना यार, M क्या है यहां पर? M क्या है? M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वैल्यू क्या होता है इसका?
9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्या ये बदलता है? नहीं, हर इलेक्ट्रॉन का यही द्रव्यमान होता है। तो ये तो नियत रहने वाला है, ये बदलेगा। नियत का मतलब है ऐसी चीज जो बदले ना। तो m बदलता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहेगा। लंबाई l नियत रहेगी क्या? हाँ रहेगी ना, जब तक चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करना। भौतिक अवस्थाओं मतलब लंबाई बढ़ानी नहीं है, और अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना है तो लंबाई बढ़ेगी नहीं, और लंबाई बढ़ेगी नहीं तो लंबाई भी नियत रहेगी, वही रहेगी जो थी किसी चालक की। ठीक है। n क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भौतिक परिवर्तन ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ कैसे जाएगी? चालक की लंबाई चौड़ाई कुछ बढ़ाएंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी तो उसमें उतने ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। इसका तो वैल्यू बदलता ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ही, बदलता नहीं है हमेशा, ये भी नियत रहेगा। ए क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल। परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब ये, और अगर हम चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा, मतलब मोटाई भी नहीं बदलेगी, इसका मतलब है ए भी नियत रहेगा। टाउ क्या है? श्रांत काल। श्रांत काल तब बदलता है जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं, लेकिन हम तो भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका श्रांत काल भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब है m हो या l हो या n हो या ई स्क्वायर हो या a हो या टाउ हो, ये सारी की सारी चीजें नहीं बदलने वाली हैं, या फिर ये नियत है, या फिर ये एक नियतांक के रूप में हम कह सकते हैं। कब? जब भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तब तक इसको हम नियतांक कह सकते हैं पूरा। तो क्या कह सकते हैं हम? यहां पर लिख देंगे, यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न करें तो ml/ne² a टाउ एक नियतांक होगा। मतलब अगर भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक नियतांक होगा, ना बदलने वाली राशि है। ठीक है, नियतांक है। इसलिए हम V/I लिखेंगे और बराबर में इसकी जगह पर लिख देंगे नियतांक। और भैया यही हमारा ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। तो भैया हमने अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कर दिया। बहुत इससे सरल विधि आपके पास नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता, इससे सरल तो नहीं दे सकता। आप बस इसको तैयार कर लीजिए, सबसे सरल है, बस 2 इक्वेशंस याद होनी चाहिए और ये कहानी बना देनी है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। छठा टॉपिक, आपका जो छठा टॉपिक है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलो, आपका छठा टॉपिक है ओमीय एवं अनओमीय परिपथ। भैया क्या है? ओमीय एवं अनओमीय परिपथ। एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं यार, 1 घंटे 1.5 घंटे भी हो जाता है, क्या दिक्कत है? अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है भैया, बहुत यहाँ हमारे गांव में डाटा की बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्पीड बहुत कम मिलती है। मैं तो लाइव आकर के आपको पढ़ाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है यार कि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड नहीं मिल पाती है, और मैं अगर लाइव आऊँगा तो आपको दिखेगा नहीं, सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मैंने कोशिश की 1-2 बार आने की, इस वजह से तो लाइव में आ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। भैया वीडियो बनाना, उसके बाद में उसको तैयार करना, एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना बहुत कठिन काम है भाई, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसलिए इस मेहनत के लिए भाई लाइक तो करके जाना है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखना है, लाइक करके जाना है, क्योंकि आप यहाँ से सीख रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को भी करवाओ एग्जाम की तैयारी, उनको भी लाओ यहाँ पर, हमारा भी सपोर्ट होगा, आप हमारा भी सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप अगर सीख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है क्लासेस, तो सबके पास भेजिए यार, हमारा भी सपोर्ट होगा। ठीक है, और हाँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइए भाई। अगला टॉपिक क्या है? ओमीय एवं अनओमीय परिपथ। ओमीय एवं अनओमीय परिपथ क्या कहलाते हैं? ओमीय परिपथ क्या होते हैं यार, जरा समझो।
ओमीय परिपथ क्या होते हैं? ऐसे परिपथ भैया, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अभी जो मैंने बताया, विद्युत विभवांतर और धारा का जो अनुपात है नियत रहे, ऐसे परिपथ जिनमें विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है वो ओमीय परिपथ कहलाएंगे। और ऐसे परिपथ जिनमें विभवांतर और धारा का अनुपात नियत ना रहे, बदलता जाए, वो अनओमीय परिपथ कहलाएंगे। मतलब ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमीय परिपथ कहलाएंगे। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो अनओमीय परिपथ कहलाएंगे। सिंपल बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओमीय परिपथ और यहां पर हम लिखते हैं अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। अब जरा समझना मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर ग्राफ के द्वारा कभी कभी दिखाने को कह देता है कि ओमीय और अनओमीय परिपथ के बीच वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचे। तो ओमीय परिपथ में ओम का नियम का पालन होता है और ओम के नियम का पालन जिसमें होगा उसमें वोल्टेज और धारा का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। मान लिया ये है वोल्टेज और ये व्यक्त कर रही है धारा, तो वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये ओमीय परिपथ के लिए आपको इस तरह का ग्राफ दिखाना है, ओके। अगर आपसे अनओमीय परिपथ का ग्राफ खींचने को कभी कहे तो आप क्या करेंगे? भैया ये है आपका वोल्टेज और ये है धारा। अनओमीय परिपथ के लिए धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से आप खींचना जिसमें सरल रेखा ना दिखे, ठीक है। यहां पर आपको सरल रेखा नहीं, सरल रेखा तो सीधी खींच देते तो सरल रेखा थी, ठीक है। कर्व्ड होना चाहिए, थोड़ा सा वक्र होना चाहिए। तो ये है अनओमीय परिपथ का ग्राफ, ये है ओमीय परिपथ के लिए ग्राफ। ये आप दिमाग में थोड़ा बिठा लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर, ओके। चलो अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है भाई किरचॉफ के नियम। क्या है? किरचॉफ के नियम। भाई इसको मिटाओ यार, इसको मिटाओ, ठीक है। किरचॉफ के नियम की हम बात करने वाले और इससे संबंधित 3-4 चीजें हैं। ये थोड़ा सा समय जरूर लेंगी भाई, देखते रहना धैर्य के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, आपको पढ़ाई तो करनी है, ठीक है। तो भैया किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम जरा समझते हैं यार ये क्या होते हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, समझते हैं। पहला नियम जिसे प्रथम नियम कहें, प्रथम नियम, प्रथम नियम को भैया संधि का नियम भी कहते हैं, संधि नियम। संधि नियम को भैया धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या है, संधि नियम क्या है या धारा नियम क्या है, बात क्या है ये जरा समझते। इसमें बताया गया है कि अगर कोई प्रत्यावर्ती मतलब कोई अगर परिपथ है, वैद्युत परिपथ है, ठीक है, जिसमें 3-4 तार मान लिया ऐसे हैं, 3-4 तार किसी भी, समझिए, जुड़े हुए हैं किसी एक पॉइंट पर, तो जहां पर जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। संधि मतलब जंक्शन, जंक्शन, ओके। तो ये है भैया संधि, ये तार नहीं है, मैंने ये दिखाया, इंडिकेट किया है कि ये क्या है, संधि है, ओके ओके। तो इसको हम संधि कह रहे हैं। अब इस संधि पर ये प्रथम नियम ये कहता है कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कह रहा है ये नियम? प्रथम नियम कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब है कि मान लिया अगर ये धारा है I1, ये धारा है I2, ये धारा है I3, ये धारा है I4, तो जो संधि की ओर धारा जा रही होती हैं उसको आप धनात्मक लेंगे, जो संधि से दूर धारा जा रही है उसको आप ऋणात्मक लेंगे। तो जरा आप बताइए, I1 संधि से दूर जा रही है कि संधि की ओर जा रही है? दूर जा रही है, तो I1 को ऋणात्मक लेना है। भैया बीजगणितीय योग का मतलब है उनके चिन्हों के सहित योग करना है। तो भैया I1 का चिन्ह क्या है? माइनस का, प्लस I2 का चिन्ह क्या है? प्लस का, क्योंकि ये संधि की ओर जा रही है तो I2 का प्लस होगा। I3 का माइनस का रहने वाला है I3 और I4 प्लस का रहने वाला है I4।
और इन सब का जो योग है, ये योग नहीं है केवल बीजगणितीय योग है, चिन्हों के साथ में हम योग कर रहे हैं, तो बीजगणितीय योग इनका क्या होगा, शून्य होगा। ये प्रथम नियम कहता है कि किसी धारावाही चालक की संधि पर मिलने वाली धाराओं का समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। मतलब -i1 + i2 -i3 + i4 बराबर में 0, या फिर i1 i2 उधर कर दो, सॉरी i1 i3 उधर कर दो, इधर बचेगा i2 + i4 बराबर में i1 + i3। मतलब इससे आपको एक चीज दिख रही है यार, धारावाही चालक की संधि पर संधि की ओर जाने वाली धाराएं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। मतलब संधि पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही दूर जा रही है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि पर से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। यही तो समझ में आ रहा है इससे, ठीक है। इसका मतलब इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा i = 0। भैया सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। सिग्मा का मतलब क्या है याद रखना, अभी मैं आगे इसका इस्तेमाल और करूंगा। सिग्मा का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग। और किसका बीजगणितीय योग, आई मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर में क्या है, 0 शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि धारावाही चालक के प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, विस्तार से हम अगर चिन्हों सहित वियोग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम नियम अगर आ गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम द्वितीय नियम की बात करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग, याद रखना। ओके, किरचॉफ के द्वितीय नियम की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम, इसका द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम यार, किरचॉफ के द्वितीय नियम को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसे बोलते हैं पास नियम, बंद पास नियम, ठीक है। इसे और बोलते हैं वोल्टता नियम, वोल्टता नियम, ठीक है। ओके, जरा समझते हैं ये क्या है वोल्टता नियम। इस नियम का अगर आप लैंग्वेज याद करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूं लैंग्वेज याद करने का। ध्यान से देखिए, आपको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए बस। सिग्मा, मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि मैं समझाने वाला हूं। सिग्मा i × r बराबर सिग्मा e, ठीक है। जैसे कोई परिपथ है, कोई बंद परिपथ है मान लिया, ठीक है। और मान लिया यहां पर भी एक सेल जोड़ दिया मैंने, E1 हो गया, E2 हो गया, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करूंगा, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो यहाँ पर R का मतलब है धारा, सॉरी प्रतिरोध, E का मतलब है विद्युत वाहक बल, ये सेलों के विद्युत वाहक बल होंगे। R का मतलब है प्रतिरोध है, I का मतलब है इसमें बहने वाली धारा। ओके, अब धारा देखो, इससे भी निकलेगी धारा तो I1 होगी, इससे निकलेगी जो I2 होगी। तो धाराएं हो सकती हैं, 2-3 धाराएं हों, 2-3 प्रतिरोध हों, 2-3 विद्युत वाहक बल भी हों सेल के, ठीक है। तो मैं इसलिए केवल सिग्मा बोला है, तो इसका मतलब सबका बीजगणितीय योग। किसका बीजगणितीय, जरा समझो पहले। धारा क्या मतलब, ये बंद पास बोला जाएगा, एक पूरा बंद क्लोज लूप होगा तो उसे हम बंद पास बोलेंगे। तो किसी परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा, बंद पास की बात करें, किसी परिपथ के बंद पास में बहने वाली धाराओं, आई क्या है धारा, और कई धाराएं हो सकती हैं तो धाराओं, किसी परिपथ के बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध, जैसे I2 के संगत प्रतिरोध ये है और I2 ही धारा इसमें आएगी, तो I2 के संगत प्रतिरोध R1 भी है और I1 के संगत प्रतिरोध R3 होगा, ठीक है। तो संगत प्रतिरोध हो, किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं, पहले इसको बोल रहे हैं, बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। किसका गुणनफल, धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफल। और इस गुणनफल का आपको लेना है बीजगणितीय योग। ये तीसरे नंबर पर गुणनफल बोल रहे हैं। किसी चालक या किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों
के गुणनफल का बीजगणितीय योग। सिग्मा बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? अब यह हमें बताना है। उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों, ई क्या है? विद्युत वाहक बल। तो उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सबसे पहले 5, 6, 7, जरा समझो, 7 पॉइंट्स हैं आपको बोलने हैं। जैसे धाराओं बोलना है, प्रतिरोधों बोलना है। प्रतिरोध क्या? धाराओं का संगत प्रतिरोध, ठीक है, का गुणनफल करना है, फिर उनका बीजगणितीय योग लेना है, फिर किसके बराबर होना है? विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। सिग्मा क्या है? बीजगणितीय योग। तो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। जरा समझना, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसे। किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहानी खत्म है। किरचॉफ का द्वितीय नियम खत्म, याद हो गया, कहानी खत्म है। हो गया भाई, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, मिटा दे, आगे बढ़ते, चलो। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। याद रखना, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। मैं बोल रहा हूं, याद कर लो। प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। बात क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़े किरचॉफ के नियम से। तो आगे देखेंगे क्या? व्हीट स्टोन सेतु। भैया अगला टॉपिक है आपका 8वां, व्हीट स्टोन सेतु। यार समय देख लेते हैं कितनी देर की क्लास हो चुकी है, क्योंकि भाई बहुत लंबी क्लास हो जाती, मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। और भाई समय मालूम है 52 मिनट की क्लास हो चुकी है, और 52 मिनट की क्लास होने का मतलब यार बहुत होगी, ठीक है। और अभी तो ये 3 बड़े बड़े टॉपिक्स बाकी है, इनको भी अभी करना है। लंबा क्लास हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए करूंगा, आपके लिए अपलोड भी करूंगा। बस आप यार थोड़ा सा कर ही सकते हो ना, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, करवा सकते हो अपने दोस्त। व्हीट स्टोन सेतु समझते हैं यार, ठीक है। पेन थोड़ा बदल लेता हूं यार। मान लिया भैया व्हीट स्टोन सेतु में क्या होते हैं? 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में इस तरह से जुड़े होते हैं यार, ऐसे, ठीक है। मैं चित्र अच्छा ना बना पाऊं तो कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हो। ये वही है, 4 प्रतिरोध हैं, नाम दे देते हैं समांतर चतुर्भुज का A, B, C, D, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज के प्रतिरोधों के भी नाम दे देते हैं। इसको एक दो जो फेमस नाम है P, Q, R, S, ये प्रतिरोधों के नाम है। R1, R2, R3, R4 भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये फेमस नाम है। व्हीट स्टोन सेतु बनाते समय ऐसे लिए जाते हैं, तो हमने भी ले लिए, ठीक है। इनके किसी भी एक विकर्ण पर आप विभवांतर स्थापित करिए, मतलब बैटरी जोड़िए, एक कुंजी भी लगा दीजिए, ठीक है। कुंजी K1 कह देते हैं, कि स्विच एक तरीके से कह सकते हैं। एक बैटरी हमने लगा दी है, विद्युत वाहक बल मान लिया इसका E है, ठीक है। और अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या आएगी? यहां से धारा बहेगी बैटरी से, जैसे ही इसको ऑन करेंगे धारा यहां पर आएगी। ये धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। ये धारा मान लिया I है, ये धारा I यहां पर आकर के 2 भागों में, इसमें कुछ जाएगी, इसमें कुछ जाएगी। मान लिया इसमें I1 धारा और इसमें धारा I2। हम क्या करते हैं? यहां पर एक अन्य प्रतिरोध लगा देते हैं, या फिर एक कुंजी लगा देते हैं पहले, और यहां पर हम धारा मापी एक लगा देते हैं, ठीक है, धारा मापी। अब जरा समझो यहां पर हुआ क्या है। ये धारा मापी का प्रतिरोध मान लिया ये G है यार। जैसे ये धारा I1 B पर पहुंचेगी, धारा इस वाले में भी आ सकती है, उस वाले में भी, मान लिया ये बंद है, ठीक है, इस वाले में भी आ सकती है, इस वाले में भी आ सकती है। हम क्या करने वाले? हम चाहते हैं कि इसमें धारा इस वाले तार में ना आए। क्यों नहीं आएगी धारा इसमें? वो तो आएगी भैया, तार जुड़ा है तो इसमें धारा आएगी, लेकिन हम चाहते हैं ना आए। ऐसा कब हो सकता है? अगर इस वाले परिपथ में धारा ना आए, इस वाले तार में धारा ना आए, BD में धारा ना आए, तो हम कहेंगे व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है। कैसा है? संतुलित है।
तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का मतलब क्या होता है कि ये वाला तार है इसमें धारा नहीं आनी चाहिए, और धारा नहीं आएगी हमें पता कैसे करेंगे, धारामापी से। धारामापी की सुई अगर थोड़ी भी झुकी इधर उधर, विक्षेप इसमें उत्पन्न हुआ, इसमें इसका मतलब इसमें धारा आई है। धारामापी में अगर कोई विक्षेप नहीं होता है, शून्य विक्षेप रहता है, तो इसका मतलब है इसमें धारा नहीं आई है। तो मान लेते हैं इसमें धारा नहीं आई है, ये I1 धारा टोटल Q वाले में आ गई है, I1 इधर आई ही नहीं, I1 इधर आ गई। अगर ये ऐसा कब होगा, I2 धारा जो है वो S में चली गई है पूरी की पूरी। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा तभी होगा जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में I1 धारा जो P में प्रवाहित हो रही थी वो Q में चली जाएगी पूरी की पूरी, और जो R में प्रवाहित हो रही थी वो S में चली जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन कब, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा। अब संतुलित अगर है, मान लेते हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, तो संतुलित होने की कंडीशन क्या है, ऐसा कब होगा कि वो संतुलित होगा, उसकी कंडीशन हम लोग निकालने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक बंद पास ABDA लेंगे। कौन सा बंद पास ABDA में, इस बंद पास में ध्यान से अगर आप देखें A से B पर जाएंगे तो इसका विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V बराबर में IR होता है। तो इसमें धारा है I1 और जो प्रतिरोध है वो R नहीं है, मैंने यहाँ पर P लिखा है, तो I1 और P। B की बात करें तो BD में A से B पर, B से D पर, D से A पर, ABDA, ठीक है। सो A से B पर पहुंच गया। अब B से D पर आइए, तो B से D में धारा है क्या, कोई नहीं है, क्योंकि ये तो संतुलित है। संतुलित अवस्था में धारा तो होगी ही नहीं, जीरो होगी। इसमें इसका प्रतिरोध क्या है, मान लिया धारामापी का प्रतिरोध G है तो G लिख दिया, तो I और R यहाँ पर ले लिया, 0 और G प्लस D और A की बात करें तो D और A की बात अगर करेंगे तो D और A में धारा क्या है, I2 है, और प्रतिरोध क्या है, R है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, धारा जो I2 है वो विपरीत डायरेक्शन में है। हम D से A की ओर जा रहे हैं, धारा A से D की ओर जा रही है। यहां पर देखो, हम A से B की ओर गए थे, धारा भी A से B की ओर ही जा रही थी, लेकिन यहां पर D से A की ओर आ रहा है। ऐसे हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमने बनाया है। तो D से A की ओर आ रहे हैं और हम विपरीत जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, तो हम यहां पर माइनस की धारा ले लेते हैं, I2R, ठीक है। बराबर में क्या होता है, शून्य। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम का इस्तेमाल है भाई, ठीक है। अब यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, I1P, ये तो 0 हो गया, I2R को उधर कर दें तो बराबर में चला जाएगा I2R, समीकरण 1। इसी प्रकार इस वाले बंद पास की आप बात करिए, कौन से बंद पास की, बंद पास BCDB में। अब जरा ध्यान से देखना, B से C की ओर जाइए, B से C की ओर धारा भी उसी दिशा में, हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें धारा है I1 और इसका प्रतिरोध है Q प्लस। C से D की ओर आइए, तो C से D की ओर धारा है I2, प्रतिरोध है S, लेकिन हम विपरीत, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो ये माइनस का लेना पड़ेगा आपको, जैसे अभी लिया था। प्लस D से B की ओर जाइए, D से B में धारा 0 है, इसमें धारा तो है नहीं क्योंकि ये संतुलित था, धारा 0 है और इसका प्रतिरोध है G और बराबर में 0, ओके। अब जरा I2S को उधर कर दो, ये तो 0 ही हो गया। I1Q बराबर में क्या है, I2S, समीकरण 2, ओके ओके। समीकरण 1 और 2 को भाग कर देना है, 1 को भाग कर देना है 2 से, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, I1P इधर, और इसका क्या है I1Q, इधर क्या है I2R, इधर क्या है I2S। I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, ये क्या बनेगा, P अपान Q बराबर R अपान S। P अपान Q बराबर R अपान S, ये जो कंडीशन है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था की कंडीशन है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का फॉर्मूला क्या है, P अपान Q बराबर R अपान S। ये समझ लेना, अगर P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर हो जाए तो समझ लेना व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा, और जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का फॉर्मूला क्या है, P अपान Q बराबर R अपान S। मतलब समांतर चतुर्भुज के रूप में जो प्रतिरोध जुड़े थे P और Q,
तो इनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात अगर बराबर आता है तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। भैया स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ें, नए टॉपिक की ओर देखें, मीटर सेतु की ओर। भैया समय बहुत कम है, कम क्या है, समय तो बहुत है, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा ना, आप भी थोड़ा बोर हो सकते हो। लेकिन भैया आपको बोर होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि आपके हैं बोर्ड एग्जाम, आपके पास समय कम है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपके लिए यहां पर हूं, जब तक मैं नहीं थक रहा यार तुम भी नहीं थको। और हमें तो यार वीडियो अपलोड करना पड़ता है, 2 GB का वीडियो अपलोड करने में हालत खराब हो जाती है गांव के एरिया में। कभी जाकर देखना, अपलोड करके देखना, पता चलेगा। ठीक है भाई, फिर भी हम आपके लिए मेहनत करें। मीटर से तो भैया सपोर्ट करो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करो, शेयर कर दो। मीटर सेतु भाई, मीटर सेतु, ठीक है, मीटर सेतु के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज इसे बोलते हैं। मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु किस काम में आता है? तो किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम में आता है। कोई चालक है जिसका प्रतिरोध हमें नहीं पता है, उसका प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना है तो आप मीटर सेतु का सहारा ले सकते हैं। इसमें एक फार्मूला हम लोग निकालेंगे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखो, मीटर सेतु में होता क्या है, 1 मीटर लंबा तार होता है मैग्नन अथवा कांस्टेंटन का। 1 मीटर लंबा तार, कितने मीटर का लंबा तार होता है भैया? 1 मीटर लंबा तार। मैं चित्र सुंदर सा बनाने का प्रयास मात्र करता हूं, ध्यान से देख लीजिए। 1 मीटर लंबा तार होता है, नाम है तार का AB। ये 1 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का तार है यार, पूरा 100 सेंटीमीटर का तार है, ठीक है। इसके एक सिरे पर एक L आकार की पत्ती लगाते हैं, ठीक है। ये L आकार की पत्ती हमने लगा दी है एक सिरे पर। चलो ऐसे दे दिया। दूसरे सिरे पर भी एक L आकार की दूसरी पत्ती लगाते हैं। यार चित्र अगर खराब बने तो आप झेल लेना, ठीक है ना। हाँ, अरे यार भाई ड्राइंग हमारी बहुत खराब है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हो, समझोगे। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम, ड्राइंग थोड़ी पढ़ा रहे हैं। और एक तीसरी पत्ती है जो दोनों के सिरों से थोड़ा दूर है। इसमें 2 संबंधक, 3 संबंधक पेच होते हैं, इसमें एक संबंधक पेच है। इस वाली पत्ती और इस वाली पत्ती के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स, मतलब ज्ञात प्रतिरोध होता है। ऐसे दिखा देते हैं, आप दिखाने को जैसे भी आप दिखा दो। यहां पर एक प्रतिरोध है R जो ज्ञात है, ये ज्ञात प्रतिरोध है, ये आपको ज्ञात पता है प्रतिरोध आपको पहले से कितना है। और एक यहां पर एक प्रतिरोध लगाते हैं, वो प्रतिरोध जो हमें ज्ञात करना है। भैया ये है अज्ञात प्रतिरोध, जिसे S कहेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध है। ये तार है AB, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस तार के सिरों पर हम बैटरी लगाते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं। यार कुंजी उंजी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप विभवांतर स्थापित करोगे, अब जरा ध्यान, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह व्यवहार करेगा। जरा समझना आप जरा, यहां पर क्या है, यहां पर से एक तार लेते हैं, उसमें धारा मापी लगाते हैं, और धारा मापी के साथ में एक जॉकी जे से इसको हम जोड़ देते हैं, तार पर टच करा देते हैं। जॉकी जे का मतलब ये है यार, एक ऐसे तार आया है जॉकी से, ये तार था हमारा 100 सेंटीमीटर लंबा, उस पर जॉकी ऐसे लगी हुई है, इसको आप इधर उधर खिसका सकते हो, इधर उधर खिसका सकते हो। तो कहने का मतलब ये जॉकी है जिसको हम इधर उधर खिसका करके कहीं भी टच करा सकते हैं, तार के किसी भी बिंदु पर, ठीक है। मान लिया हमने किसी बिंदु पर टच कराया, यहां पर मैंने टच कराया, एग्जांपल ले लिया मैंने, इस पॉइंट पर मैंने टच कराया J1 कंडीशन में। जैसे ही हमने जॉकी जे को J पर टच कराया है, तो मान लिया सुई का विक्षेप इस दिशा में इस तरह से आया, इसका मतलब है अभी इस धारा मापी में धारा आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जॉकी जे को इधर साइड में टच कराया, हम चाहते हैं कि यहां पर धारा मापी में विक्षेप ना आए, विक्षेप नहीं आएगा, उसी को हम शून्य विक्षेप स्थिति कहेंगे। व्हीटस्टोन सेतु तब संतुलित अवस्था में माना जाएगा। इसमें 4 प्रतिरोध काम कर रहे हैं, 1 2, ये दोनों प्रतिरोध हो गए। नीचे वाला जहां पर से वो टच कराएंगे, एक अलग, इधर तार अलग हो जाएगा, इधर तार अलग माना जाएगा। इधर का प्रतिरोध P बन जाएगा, तो इधर वाला Q बन जाएगा, PQ।
PQRS, वही 4 प्रतिरोध काम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जब J1 पर टच कराया तो इसमें देखा धारा बह रही थी, इसका मतलब है व्हीटस्टोन सेतु अभी संतुलित अवस्था में नहीं है। मैंने J2 पर टच कराया इस पॉइंट पर, तो हमने देखा धारा मापी जो थी इसको खिसका करके यहां पर ले गए, तो धारा मापी दूसरी दिशा में विक्षेप हो गई। अभी धारा मापी इस दिशा में थी, अब धारा मापी इस दिशा में हो गई। इसका मतलब है J1 और J2 के बीच में कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पर धारा मापी बिल्कुल सीधी हुई होगी। इसका मतलब वही शून्य विक्षेप स्थिति होगी। हम मान के चलते हैं ये वाला जो पॉइंट है जिसे हम J कह रहे हैं वो शून्य विक्षेप स्थिति वाला पॉइंट है, ये हम मान के चलते हैं। इसका मतलब है ये J है, ये शून्य विक्षेप स्थिति वाला पॉइंट है, और मान लेते हैं इस सिरे से इस शून्य विक्षेप स्थिति वाले पॉइंट की जो दूरी है उसको स्मॉल l से लिख देते हैं। ये स्मॉल l है, तो इधर कितना बचेगा 100 माइनस l सेंटीमीटर में भैया है। ये 100 सेंटीमीटर पूरा लंबा तार था, एक तरफ l कर दिया तो दूसरा 100 माइनस l बचेगा ही, सिंपल बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बात क्लियर? ओके, आगे अब जरा समझते हैं। ये वाले तार का प्रतिरोध हमने बताया P बनेगा, इस वाले तार को प्रतिरोध को हम Q बोलेंगे, P और Q। ठीक है, अब P का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर में एक फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपान ए। रो तो प्रॉपर्टी होती है उस चालक पदार्थ की, तो अगर मैं P की बात करूं, P एक प्रतिरोध ही है, इसकी जगह पर रो लिख सकते हो आप, इंटू एल, एल मतलब इसकी लंबाई क्या है A और J की, तो लंबाई है L, अपान में ए क्या है, ए मतलब परिचय क्षेत्रफल, मान लेते हैं इसका परिचय क्षेत्रफल ए ही है, तो रो P बराबर में रो इंटू एल अपान ए, ये समीकरण 1 हो गया। ओके, अगेन जरा और समझो, Q वाला जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो फार्मूला फिर वही रो इंटू में एल, एल क्या है इसकी लंबाई, तो B और J की लंबाई क्या है 100 माइनस एल, तो एल की जगह पर 100 माइनस एल, अपान में ए क्या है परिचय क्षेत्रफल, परिचय क्षेत्रफल जो इसका होगा वही इसका होगा, मोटाई मतलब उसकी वही होगी, तो मतलब है ए इसका भी रहेगा। समीकरण 2। हमें क्या करना है भैया, हमें तो करना है आप व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था वाला फॉर्मूला लगाना है। संतुलित अवस्था का फॉर्मूला क्या है, P अपान Q बराबर R अपान S। ये लगाइए भैया, P की जगह पर P का मान रखिए, क्या है रो इंटू एल अपान ए, अपान में Q की जगह पर Q का मान रखिए रो इंटू 100 माइनस एल अपान में ए, और बराबर में R अपान S। P अपान Q बराबर R अपान S। ठीक है, Q रो से रो खत्म, A से A खत्म, क्या बचा L अपान 100 माइनस L बराबर में R अपान S। S और L की गुणा SL हो गया, R और 100 माइनस L की गुणा। हमें निकालना क्या है S, यही अज्ञात प्रतिरोध था, इसको ज्ञात करना तो L बटे में कर दो। S बराबर में क्या हो जाएगा R इंटू में 100 माइनस L और बटे में जाएगा L। तो ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र आ जाता है मीटर सेतु के लिए। मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया होगा इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, मैंने बता दिया है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम फिर आगे बढ़े और बढ़ते हैं हम अपने विभव मापी की ओर। समझ पा रहे मेरी, मैंने पूरी बात बता दी आपको। ठीक है, आप इसको लिख हिंदी में लिख देना यार। इसमें क्या होता है, इसमें एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, एक सिरे पर बैटरी लगाते हैं और एक सिरे को एक एल आकार की, दोनों सिरों को एक एल आकार की पत्तियों के बीच में जोड़ देते हैं, फिर उसके बीच में एक ज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं, एक तरफ अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं, एक में धारा मापी लगाते हैं, धारा मापी में जो कि कोई इधर उधर खिसका सकते हैं, खिसका करके देख, वो पूरी कहानी आप जो मैंने बताई है वो आप लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है भैया विभव मापी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है भाई, विभव मापी। विभव मापी क्या होता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल अगर आपको ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, तो हम यह विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो ये क्या होता है। विभव मापी जो होता है एक लंबा सा वायर होता है, एक लंबा सा वायर, और इतना लंबा, जितना लंबा वायर लोगे उतना ही अच्छा होगा। मैंने सीधा वायर दिखा दिया है, कहीं पर आपको टेढ़ा मेढ़ा वायर दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मोटाई उसकी समान होनी चाहिए और लंबाई जरूरी नहीं है 1 मीटर है, जितना मीटर आप रख सकते हो उतना मीटर ले सकते हो। एक तार है AB, ठीक है, इसके सिरों पर एक बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी, और यहां पर एक रेस्टोर भी लगाते हैं जिससे हम धारा को कम ज्यादा कर सकें, एक स्विच भी लगा लेते हैं और इसको B से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये RH। ओके, ये बैटरी है, बैटरी B1 कर देते हैं क्योंकि AB इसको मानिए बैटरी B1 है।
ठीक है, बस इतना समायोजन होता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसको हम ए सिरे से जोड़ते हैं, ए सिरे से जोड़ते हैं, और ए सिरे से उसका धन टर्मिनल जोड़ते हैं, और ऋण टर्मिनल में हम क्या करते हैं, एक धारा मापी जोड़ते हैं और उसको जौ की जे से तार के किसी बिंदु पर टच कराते हैं। इसमें भी वही कंडीशन करेंगे, शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करेंगे। ध्यान से देखना, धारा मापी की शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले तो हम किसी एक पॉइंट J1 पर इसको टच कराते हैं, धारा मापी को खिसका कर लाते हैं, J1 पर टच कराते हैं, तब A और J1 के बीच का जो विभवांतर होगा वो कम होगा। अब जरा ध्यान से देखना यार, B1 से भी धारा आएगी इधर से, और इस सेल से भी धारा निकलेगी, ये प्लस है माइनस है, तो इस सेल से भी धारा, सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E, तो सेल के विद्युत वाहक बल E, यहां से भी धारा निकलेगी इधर, यहां से भी धारा आएगी इधर, यहां पर दोनों मिलेंगे, अब किधर जाएंगे, या तो इधर से। धारा मापी में आपको धारा लानी है, किधर से धारा आएगी ये समझना है, ठीक है। अगर इधर वाली धारा आएगी कब, जब इसका, देखो ध्यान से समझो अब जरा, यहां पर अब ध्यान से देखना, मैंने जब जौ की जे को J1 पर टच कराया, जे है, J1 पर जब टच कराया तो A और J1 के बीच का विभवांतर बहुत कम होगा, और जैसे ही A और J1 के बीच का विभवांतर कम होगा, इस स्थिति में बैटरी के धारा की प्रधानता होगी, और बैटरी के धारा की प्रधानता होगी तो होगा क्या भाई इस समय, तो बैटरी के धारा की प्रधानता होने के कारण बैटरी वाली धारा जीतेगी। एक इधर से धारा, एक धारा, कौन सी धारा जीतेगी, तो बैटरी वाली धारा जीतेगी, क्योंकि इनके बीच का विभवांतर कम है, तो बैटरी वाली धारा जीतेगी। और बैटरी वाली धारा जब जीतेगी तो धारा जो है इस मार्ग से इस धारा मापी में प्रवाहित होगी। किस मार्ग से जरा बताओ, AEJ, मतलब यहां पर टच होगा ना, तो AEJ1 मार्ग से धारा मापी में आएगी, और जब धारा मापी में धारा आएगी तो इसका मतलब यहां पर सीधा थोड़ी रहेगा, अब इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा सुई में, तो इस तरह से विक्षेप उत्पन्न हुआ। मैं अलग अलग बना ही देता हूं यार। सबसे पहले मैंने यहां पर टच कराया, ठीक है, धारा मापी को, तो इसमें विक्षेप आया इस तरह से। ये अब हमने क्या किया कि J1 को हमने देखा हम इसमें विक्षेप नहीं लाना चाहते, तो अब हम क्या करना चाहते हैं यार, अब की बार हमने J1 को, मतलब J को खिसका करके ले गए और एक अन्य बिंदु पर टच कराया, J2 पर टच कराया भाई, ठीक है, J2 पर टच कराया, तो अब की बार A और J2 के बीच का, A और J1 के बीच का विभवांतर बहुत कम था, लेकिन A और J2 के बीच का विभवांतर अब अधिक होगा, और जब A और J1 के बीच का विभवांतर अधिक होगा, ऐसी कंडीशन में सेल के धारा की प्रधानता होती है, और जब सेल के धारा की प्रधानता होती है तो धारा प्रवाहित होती है इस मार्ग से। किस मार्ग से, EAJ2 मार्ग से, ठीक है। और अब की बार, अभी धारा मापी में नीचे से धारा गई थी, अब की बार धारा मापी में धारा ऊपर से आएगी, इसलिए धारा की दिशा बदल गई है, तो विक्षेप बदल गया। अभी इस दिशा में विक्षेप दे रहा था, अब इस दिशा में विक्षेप देगा। पहले धारा नीचे से गई थी, अब की बार धारा ऊपर से आई है, तो विक्षेप दूसरी ओर हो गया। इसका मतलब है J1 और J2 के बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर रहा होगा जहां पर विक्षेप बिल्कुल नहीं हुआ होगा, सीधी रही होगी सुई, और वो बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, हमारा J है। तो J एक ऐसा बिंदु है जहां पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, ये हम बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, J है हमारा, ठीक है। अब मान लेते हैं A और J के बीच की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो है L। कितनी है, L। और इस तार का देखो, ये धारा यहां पर विभवांतर क्यों, इसमें धारा मापी में विक्षेप क्यों नहीं हुआ है, यहां पर दिखाया तो है नहीं, यहां पर विक्षेप नहीं हुआ। विक्षेप तब ही नहीं होता है जब दोनों सिरों का विभवांतर समान हो जाता है। इसका मतलब है A और J1 के बीच का जो विभवांतर होगा वही सेल का विभवांतर होगा, वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। हमें ज्ञात करना था सेल का विद्युत वाहक बल, हमने सेल का विद्युत वाहक बल नहीं ज्ञात किया, बल्कि A और J के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। A और J के बीच का विभवांतर जो होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेल का विद्युत वाहक बल और A और J के बीच का विभवांतर अगर बराबर होगा तभी ये शून्य विक्षेप स्थिति आएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना था, सेल का विद्युत वाहक बल, लेकिन हमने ज्ञात क्या किया, A और J के बीच का विभवांतर, और जो A और J के बीच का विभवांतर होगा
वही हम कह देते हैं वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि शून्य विक्षेप स्थिति आने का मतलब है इसका विद्युत वाहक बल और इसका विभवांतर बराबर हो गया होगा। ठीक है, तो ए व जे के बीच का विभवांतर क्या होगा? ए व जे के बीच विभवांतर, भैया ए और जे के बीच विभवांतर कैसे हम पता कर सकते हैं? तो सिंपल बात है, मान लेते हैं कि इस चालक का जो क्या था, विभव प्रवणता, क्या विभव प्रवणता पिछली वाले क्लास में हमने पढ़ाया था विभव प्रवणता के बारे में। मान लिया विभव प्रवणता k है, ठीक है, और a और j के बीच की लंबाई l है, तो a और j के बीच का जो विभवांतर होगा v बराबर में k इंटू एल होगा। क्या होगा? k इंटू एल, और यही विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाएगा। अतः सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर में क्या होगा? k इंटू एल, यही होगा k इंटू एल। ठीक है, अगर दो सेलों की बात करेंगे तो E1 बराबर में k इंटू L1 और दूसरा E2 बराबर में k इंटू L2, तो यहां पर अनुपात लेते हैं E1 अपान E2 बराबर में k L1 अपान k L2, तो भैया E1 अपान E2 बराबर में L1 अपान L2, k खत्म हो जाता है। इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। नॉर्मली E बराबर में k इंटू एल, ये हमारा फार्मूला होगा। ठीक है, इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, अक्सर कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो भैया विभव मापी की कंडीशन मैंने बताई पूरी बात। अगर आप इसको विस्तार से लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे लिखा है, क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। भैया आर्या कोचिंग कहां पर जाना है आपको? सबसे पहले जाना है आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर सर्च करना है आर्या कोचिंग। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा वाला लोगो मिल जाएगा, यूट्यूब पर लगा है, बस उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को। वहां पर सारी की सारी PDF आपको मिल ही जाएंगी, वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारे चैप्टर्स को, सारे चैप्टर्स की PDF आपको मिल जाएंगी। और हाँ, देख दूसरा तरीका है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना है, तो इंस्टाग्राम पर जाइए आर्या_सर, सर्च करिए, हमारा अकाउंट मिलेगा, हमारी फोटो लगी होगी। ठीक है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कम फॉलोवर हैं, बढ़वाइए यार। ठीक है, और वहां पर आप अगर कोई क्वेश्चन है हमसे पूछ सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं, बातचीत हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 4 अगली वाली क्लास में आपको मिलेगा। डोंट वरी, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइए, ऐसे मत जाइए, लाइक करके जाओ और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।